वैकल्पिक विषय और इसका चुनाव। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा है और जहाँ विकल्प ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा और बड़ा हो जाता है। जहाँ पे चीज़ें कंपलसरी हैं वो करना ही है। जैसे कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को आपको कंपलसरी बना दिया गया है, आपको पढ़ना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक आएंगे तो वही पढ़ के जाते हो, पेपर 2 में आएगा तो पढ़ के जाते हो, पेपर 3 में आएगा तो पढ़ के जाते हो, पेपर 4 में आएगा तो वो पढ़ के जाते हो। लेकिन जहाँ विकल्प होंगे वहाँ पे एक समस्या होती है, एक दुविधा होती है। बाज़ार में आप कुछ सामान ही लेने जाते हैं, वहाँ पे 4 विकल्प दिख गए तो आपको लगता है कि पहले मैं यहाँ भी पता कर लूँ, यहाँ भी पता कर लूँ, यहाँ भी पता कर लूँ, यहाँ भी पता कर लूँ। यही जद्दोजहद छात्र में एक वैकल्पिक विषय के चुनाव में घूमती है। कई सारे प्रश्नों को लेकर उलझा होता है, मन में एक उलझाव रहता है। आज के सेशन में मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप सभी के इन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करूं। वैकल्पिक विषय के चुनाव में सिर्फ मैं आपके आज सहायता ही नहीं करने वाला, बल्कि शायद सारी गुत्थियों को मैं मिटा दूं। देखो, अंत में चुनना तो एक ही है, आपको चुनना तो एक ही है, कोई एक चुनना है। ठीक है, और वैकल्पिक विषय एक बड़ी भूमिका रखता है, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपके रिजल्ट में एक इसका बड़ा रोल रहेगा। आप खुद सोचिए, मेरिट बनती है किससे? मेंस के पेपर से। ठीक है, मेंस के पेपर में आईएएस के एग्ज़ाम में इसका 500 नंबर का योगदान है। 250-250 के 2 पेपर होते हैं। यूपी पीसीएस में 400 नंबर का योगदान है। हर एक एग्ज़ाम में इसका कुछ न कुछ योगदान है, जहाँ जहाँ पर भी वैकल्पिक विषय होता है, चाहे वो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे ऑप्शनल है एक वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हैं? आईएएस के 4 पेपर हैं, 4 पेपर प्लस एसे है, 250-250 के 4 होते हैं, 250-250 के 4 होते हैं। यानी 4 में सब्जेक्ट उठा के देखेंगे तो इसमें पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट इनबिल्डेड हैं, पेपर 2 में जो है 3 सब्जेक्ट इनबिल्डेड हैं, 3 से 4 हैं, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 3 में, और यहाँ पे 1 सब्जेक्ट है इथिक्स। वैल्यू देखेंगे तो टोटल ये सब्जेक्ट यदि आप उठा के देख लें तो कितने हो जाएंगे? कितने सब्जेक्ट हो गए? लगभग 11-12 सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, यहाँ पे मान लो 11, और यहाँ पे क्या है, 1 सब्जेक्ट ही आपको चुनना है 500 नंबर का। 11 सब्जेक्ट हैं आपके 1000 नंबर के। सोचिए, ऑप्शनल भी एक और जोड़ दी, वो इससे जोड़ दिया। ऐसे ही आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कैटेगरीफाइज करके देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल 50% वैल्यू इसकी दे रहा है। आईएएस में 500 नंबर का आपका ऑप्शनल का पेपर है, या जितने भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को, अपने दिमाग को लेकर के चलना चाहिए, ये सारे मुद्दे आपके बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये आपके 4 पेपर की जो वैल्यू है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के काम आती है, और ऑप्शनल की जो वैल्यू है ये भी आपकी एक बड़ी वैल्यू है। 500 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप इसमें अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो संभव नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सके। यानी आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल है वैकल्पिक विषय का। ठीक है, आपके चयन में एक महत्वपूर्ण रोल, चयन ही नहीं बल्कि आपकी रैंक में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोनों चीज़ें यदि आप इस पे बेहतर करते हैं, चयन में तो है ही है, रैंक में भी है। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव क्या करें? चुनना तो एक ही है, लेकिन चुनने में इतनी जद्दोजहद क्यों? और जब आप वैकल्पिक विषय को चुन लें, उसके बाद आप कैसे उसको पढ़ें ताकि आपको बहुत कम समय में मैक्सिमम आउटपुट हो, अच्छे मार्क्स आप ला सकें, इस पे भी मैं चर्चा करूँगा। और जो मैं आपको मेथड बताऊँ, सबसे पहले मेथड वही करना है। इसको एक बार करके देख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार वही करना है जितना मैं बता दूं कि ये करके आपको जाना। सबसे पहले चुनाव को लेकर हमारी चर्चा चलेगी। चुनाव कैसे, यदि डोलड्रम है तो पहले तो दिमाग से ये निकालो कि ये वैकल्पिक विषय ऐसा होता है, वो वैकल्पिक विषय ऐसा होता है, ये दिमाग से पहले हटा लेना चाहिए। न्यूट्रल हो जाना है आपको। सबसे पहले अपने दिमाग को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने का मतलब समझ रहे हैं? आपके अंदर परसेप्शन नहीं होना चाहिए विषय को लेकर के। बहुत सारे परसेप्शन होते हैं बहुत सारे बच्चों को। जैसे परसेप्शन कैसे क्रिएट होते हैं अभी, क्योंकि खुद का अनुभव जीरो है आपका वैकल्पिक विषय को लेकर। परसेप्शन किसी ने बोल दिया
कि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल ऐसा होता है, मैं बदल रहा हूँ, मैं दूसरा ले रहा हूँ। किसी ने कह दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ऐसा होता है, मैं इसको बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। किसी ने कह दिया इकोनॉमी ऑप्शनल ऐसा होता है, मैं बदल रहा हूँ। कोई किसी ने कह दिया इस ऑप्शनल से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने के तरीके हैं। इसलिए पहले अपने आप को पूर्व अवधारणाओं से अपने आप को हटाना है। जो पूर्व धारणाएं आपने बना रखी हैं वो हट जानी चाहिए दिमाग से। सिर्फ न्यूट्रल होकर सोचना है, ठीक है, तब आप जा करके वैकल्पिक विषय के चुनाव में बेहतर कर पाएंगे। पहले दिमाग से ये हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे हम, जिन पैरामीटर्स पे यदि कोई विषय खरा उतर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका काम ये करना है कि आपके पास 4-5 विकल्प हो सकते हैं वैकल्पिक विषय को लेकर। मैं ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। चुनाव तभी कर रहे हैं ना जब आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, 5-6 विकल्प हैं कि मैं इसे लूँ कि इसे लूँ, इसे लूँ कि इसे लूँ, इसे लूँ कि इसे लूँ। अब चलो आप में से ही हैं जितने लोग अभी तक वैकल्पिक विषय नहीं चुन पाए हैं, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अपनी दुविधा को यहां पर भेजें चैट में कि आप कितने वैकल्पिक विषय को लेकर दुविधाग्रस्त हैं। आप लोग कितने वैकल्पिक विषय को लेकर दुविधाग्रस्त हैं। कोई किसी को लग रहा मैं ये लूं कि ये लूं। आप लोगों में भी है दुविधा या हो चुका है चयन? हो गया है आपका चयन हो गया है, मतलब आप लोगों को दुविधा नहीं है। बाकी लोगों को जो दुविधा हो, क्योंकि जब मैं पैरामीटर्स करूंगा उन पैरामीटर्स में आपका वो खरा उतरना चाहिए। हाँ, हिंदी, रुकिए, अब आते हैं यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। हिंदी में दुविधा है, हिंदी लें कि इतिहास लें, ठीक है। और नेक्स्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल लें, राजनीतिक विज्ञान ले। इन्हीं में से आपका कोई बंच हो सकता है। और कौन है यहाँ पे जिनका चयन हो गया है? उनको तो फिर क्या चुनाव करना ही नहीं। जिनका चुनाव वाला इशू है पहले वो लोग निकल के सामने आए। इकोनॉमी वाले भी हैं। अर्थव्यवस्था लूँ क्या? अर्थव्यवस्था लूँ क्या? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, और अच्छा इकोनॉमी लेना था पर हिस्ट्री हो गया है। यदि प्रीलिम्स के अभी कैसे हो गया आपका, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी तो पेपर अभी आया ही नहीं फॉर्म। पूजा जी किस एग्जाम में हुआ है आपके साथ ऐसा? पहले एक बार ये बताएं, बीपीएससी में हो गया क्या? यदि हो गया तो मेंस में शायद मेरे ख्याल से मौका मिलेगा कि आप चेंज कर सकते हो। मेंस के फॉर्म में आता है कि वैकल्पिक विषय आपको क्या करना है, लेकिन प्रीलिम्स वाले का प्रभाव तो हाँ पॉलिटी वाले हो गए। अच्छा 67th में हुआ है ये तो देखो। यदि आपको ये लगता है ना कि साइबर कैफ़े वाले से मैंने फॉर्म भरवा लिया और मैंने उपलब्धि हासिल कर ली, तो वो गलत भरे कुछ करे, उसमें फिर आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। वो गलत तो करेगा ही साइबर कैफ़े वाला। साइबर कैफ़े वाला कैसे गलत नहीं करेगा? क्यों नहीं वो गलत करे? उसका फॉर्म है क्या? तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी खुद की बनती है कि आप दृष्टिपात रखें, जाके खड़े होकर देखें। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, चयनित आपको होना है। साइबर कैफ़े वाले के भरोसे में आप फॉर्म भरवा के चले आएँ, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, मान लो आपके नाम की स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई, कुछ भी उसने गलत कर दिया, आपकी कैटेगरी गलत भर दी, तो आप फिर कहाँ घूमते रहेंगे? तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी की है। लेकिन यदि प्रीलिम्स में कुछ घटना घटी है आपके साथ तो पहले प्रीलिम्स दीजिए। मेंस में मौका रहता है ऑप्शनल को लेकर को, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेंस में ऑप्शनल को आप देख सकते हैं, इसलिए अभी पहले एग्ज़ाम दो, ठीक है, फिर वहाँ पे देख लेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आयोग से रिक्वेस्ट कीजिएगा। वैसे मेंस में फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ता है कंप्लीट, ठीक है। मुख्य यूपीएससी तो पूरा आपको फील दे देगा सिलेक्शन तक का, इतना सब प्रेफरेंस सीट सी सब कुछ आपसे फिल करवा लेगा मेंस में कि कौन सी रैंक, कौन सा पद चाहिए आपको, पूरा प्रेफरेंस सीट भरवा लेगा मेंस के फॉर्म में। बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना चाहिए। तो यूपीपीएससी भी आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन भी आपके सबमिट करवाएगा कि आप अपना 10th से लेकर 12th से लेकर अपने ग्रेजुएशन से लेकर के अपनी जितने भी जाति प्रमाण पत्र है सब लगाओ। अभी वो सारा आपको ऑफलाइन भेजना पड़ता है, ठीक है। तो सारे ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम दो पूजा जी, आप घबराओ मत। और एग्ज़ाम के बाद जब मेंस भरोगे तो वहाँ पे मौका मिलेगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आयोग से रिक्वेस्ट
कीजिएगा, गलती तो सही नहीं है। हाँ, अनुज कुमार जी आए हैं सोशोलॉजी, ये भी है समाज शास्त्र। और कहाँ है यहाँ पे? पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, पॉलिटिकल PSIR हो गया। ये कौन है? फिजिक्स ऑनर्स ऑप्शनल है, फिजिक्स या ज्योग्राफी। अच्छा, फिजिक्स वाले भी हैं, देखो यहाँ पे फिजिक्स वाले भी हैं। और सर जी मैं वैकल्पिक विषयों में हिंदी साहित्य को रखना चाहता हूँ। आपका मैथ है? मैथ नहीं रखा ना? हाँ, वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य को रखना चाहता हूँ, BA में रहा हूँ, इससे MA भी करता हूँ। चूँकि मैं गांव में रहती हूँ तो स्वाध्याय से इसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो सिलेक्शन अभी आपको करना है और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि आप 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन। ये देखो सोनू कुमार जी, ये भी मैथ के हैं, मैथ वाले भी हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या है? वैकल्पिक विषय यदि किसी ने चुन लिया हो भी अपना लिख सकता है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है पर हिस्ट्री सोच रहा हूँ। ठीक है, और बाकी लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वर्षा रॉय। बाकी बच्चे आप लोग लिख सकते हैं, यदि आपने वैकल्पिक विषय चुनाव कर भी लिया है तो भी आप लिख सकते हैं कि वैकल्पिक विषय आपने क्या चुना है, अपना अपना वैकल्पिक विषय भेज सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार ये लग जाएगा, लगभग डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। एंथ्रोपोलॉजी वाले तो नहीं है यहाँ पे कोई? एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं। हिंदी लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, ठीक है। और बाकी सब थोड़ा सा गति में कीजिए, ज़्यादा समय हम इसी पे ना अपना खपा दें। ठीक है, हिस्ट्री वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मुझे हिंदी और हिस्ट्री दोनों में अच्छे लगते हैं, क्या चुने? ठीक है, BA हिंदी से किया हूँ, बट हिस्ट्री रखना चाहता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट, हिंदी लिटरेचर, ठीक है। ठीक है, मैं हिंदी, पॉलिटी, ठीक है। चलिए, कम से कम ये लग गया कि जितने मैंने वैकल्पिक विषय लिखे हैं इन्हीं में से कोई है। और भी बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि लोक प्रशासन वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं। इसके अलावा लिटरेचर में बहुत सारे लिटरेचर हैं, मैथिली लिटरेचर है, पंजाबी लिटरेचर है, साहित्य है अलग अलग, उसमें भी वैकल्पिक विषय लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा कन्फ्यूज़न, यदि आपको कन्फ्यूज़न नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं कि वैकल्पिक विषय आपने चुन लिया और उस पर काम करना आपने चालू कर दिया। क्योंकि इसके चुनाव के बाद फिर आप तैयारी में लग जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप साल 2 साल इस पर मेहनत करने के बाद फिर आप यदि विचार करें कि मैं इसको एक काम करता हूँ, बदल देता हूँ, तब फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मानसिक तौर पे आप परेशान ही रहोगे। एक बार ले लिया फिर दृढ़ हो गए, पक्के हो गए। इसलिए लेते समय पहले इसको आप पुख्ता कर लीजिए कि ये आपका वैकल्पिक विषय है और इसी वैकल्पिक विषय में काम करना है। ठीक है, वैकल्पिक विषय में ये सोच है, पहले दिमाग से हटा देना है कि ये वैकल्पिक विषय ज़्यादा स्कोरिंग है, ये वैकल्पिक विषय ऐसा है। पूर्व अवधारणा मैंने पहले ही बोल दिया कि परसेप्शन अपने ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, हर एक वैकल्पिक विषय से बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे लॉ हो, विधि भी बहुत सारे लोग लेते हैं, उससे भी हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों का भी हो रहा है, हिस्ट्री का भी हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का भी हो रहा है, ज्योग्राफी का, चाहे एक ही होता हो पर होता है, बस ये समझ लो हो रहा है। मैथिली तक से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, पंजाबी लिटरेचर से भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई भी वैकल्पिक विषय इसमें ख़राब नहीं है, ना मैथ खराब है, ना फिजिक्स खराब है, ना कुछ भी खराब नहीं है। यूपीएससी ने यदि रखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने यदि रखा है तो उसमें कुछ बात होगी, उस वैकल्पिक विषय को बच्चे ले रहे हैं तो लेने को कोई भी ले सकते हो। कुछ मानदंड यहाँ पे बताता हूँ। पहला मानदंड क्या है आपका, आपकी पृष्ठभूमि कैसी है। पहला मानदंड ये होना चाहिए, पृष्ठभूमि मतलब चूँकि
मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर होनी चाहिए। तो आपने बैचलर कैसे किया है, किससे किया है, ठीक है। स्नातक आपका किससे है, स्नातक। कारण इसलिए क्योंकि 3 साल की मेहनत है उस सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहली चीज आपका, ठीक, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। लेकिन फिर बैकग्राउंड में आर्ट्स वाले बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड तो इतिहास ही रहा है, हमारा बैकग्राउंड तो हिंदी ही रहा है, हमारा तो राज्य व्यवस्था ही रहा है, हमारा तो इकोनॉमी ही रहा है, हमारा तो भूगोल ही रहा है। लेकिन साइंस वाले बच्चे कहते भाई फिजिक्स बैकग्राउंड रहा है, क्या फिजिक्स लूँ, मैथ लेना चाहिए क्या। ठीक है, आपके ऊपर है, लेना चाहो तो ले लो। लेकिन पृष्ठभूमि, कैसी पृष्ठभूमि को आप प्रायिकता देंगे, किस पृष्ठभूमि को आपको यहाँ पे लेना चाहिए। जो मैं किसी को गलत और हुए नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे देखो यूपीएससी में वैसे भी बहुत पढ़ना है, पढ़ने में कमी नहीं है, खूब पढ़ना है आपको। लेकिन वैकल्पिक विषय वैसा होना चाहिए जो आपके समान अध्ययन विषय वस्तु को भी थोड़ा सा बल प्रदान कर दे। समान अध्ययन की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ यदि कोई हो तो फिर और बढ़िया है। यदि समान अध्ययन से भी जुड़ाव है, उसका जीएस के पेपर से भी कुछ जुड़ाव है। अब जीएस के पेपर पहले तो ये मतलब आपका एक पैरामीटर है, एकमात्र पैरामीटर नहीं है ये एक पैरामीटर है। ये पैरामीटर मान लो कि आपने केमिस्ट्री की है, बहुत अच्छा है, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स मास्टर तक का रखा है, एमएससी का रखा है आपने, कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, सब ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। यदि आप बीटेक के भी बहुत सारी ट्रेड हैं जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह, वो भी आप इलेक्ट्रिकल वगैरह से भी ले सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह ले सकते हो। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आपको दोहरी मेहनत तो नहीं करनी पड़ जाएगी, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। यदि वहां पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रखा है आपने, क्योंकि यूपीएससी अलग चीज है, एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि समान अध्ययन से पृष्ठभूमि का जुड़ाव रखता है तो एक तो पैरामीटर ये क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, रुचि आपकी कैसी है, इंटरेस्ट विषय को पढ़ने में, ठीक है। कई बार होता है क्योंकि 12वीं के बाद पता नहीं होता है, किसी ने सलाह दे दी कि भाई साइंस आप आर्ट्स ले लो, किसी ने कहा साइंस ले लो, कर तो लिया फिजिक्स से, लेकिन फिजिक्स में मन लगता का बिल्कुल नहीं था। ये इनके प्रकारण पढ़ के 10 और 20 पढ़ के 10 क्वेश्चन पढ़ के आपका निकल गया कैसे भी करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या फिर आर्ट साइड के साथ भी यही कहानी है कि आपने इकोनॉमिक्स ले लिया पर इकोनॉमी में आपकी हालत ख़राब है, आपने बीकॉम कर लिया पर आपकी हालत ख़राब है, रुचि नहीं थी, बस आपने कर लिया। हिस्ट्री में आपको मज़ा नहीं आ रहा था पर आपने पढ़ लिया। यदि रुचि नहीं है ना, तो वैकल्पिक विषय चूंकि बहुत डीपली आपको पढ़ना है, चीज़ों को लेकर अच्छे से समझना है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट को आपको भी, सब्जेक्ट का एक इंटरेस्ट होता है, आपको वो पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो समान अध्ययन से जुड़ाव, पृष्ठभूमि का मतलब है पिछले 3 साल 4 साल की मेहनत आपकी, समान अध्ययन से जुड़ाव, ठीक है, उसका कितना है, रुचि आपकी क्या है, और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। क्या आप ये पैरामीटर्स लेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या ले रहे हैं, ये आइडिया आपको लग सकता है कि ज़्यादातर लोग क्या ले रहे हैं। क्या ये आइडिया आप लगा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में चयनित हो रहे हैं। एक ये भी रेशियो निकाला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा वैकल्पिक विषय लोग लेते हैं और चयनित हो जाते हैं। एक ये जद्दोजहद रहती है छात्र के साथ, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एस्पिरेंट सीरीज देखी है आपने, उसमें शुरुआत में पहला जो एपिसोड है ना, उसी में वैकल्पिक विषय को लेकर ही वो कहता मैं अब अपना वैकल्पिक, मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, ख़राब कर दिया, मैं वैकल्पिक विषय चेंज कर रहा हूँ, ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको 2-3 साल बाद पता चले कि यार मैं वैकल्पिक विषय ये ले लिया, ये मेरा नहीं था, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट के साथ ही दिक्कत है, ऐसा है, ये सारी चीज़ें। तो इसको भी यदि अपने दिमाग में, मतलब ये पहले ही क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 साल की मेहनत बहुत होती है। एक बच्चा था, उसने ज्योग्राफी लिया, लेने के बाद उसने दिया, हर बार उसके बाकी हो सकता है आप उस चीज़ में बेहतर नहीं कर पा रहे हो, ये हो सकता है, वो ऑप्शनल में कमी नहीं है, क्योंकि उसी ऑप्शनल से लोग समझ बहुत तेज़ी से उससे आपके सिलेक्शंस भी निकल रहे हैं। आप कोई भी ऑप्शनल ले लीजिए, मैं कहता हूँ कोई भी ऑप्शनल ले लो, छोटा से छोटा ऑप्शनल, आपको लगता है हिंदी साहित्य ले लो, आपको लगता है, बट यदि पढ़ोगे नहीं, रुचि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, उसमें लिख के नहीं आओगे, तो थोड़ा ना आपको एग्जामिनर कहेगा अरे हिंदी साहित्य वाले, अरे आया है आपके लिए फूल माला लेके खड़े हैं, क्या पहनाओ इनको, अंदर करो,
इनको दो सबको 250, 300 नंबर। ऐसे थोड़ा ना होगा, लिख के आना पड़ेगा आपको। एंथ्रोपोलॉजी ले ली तो आपने लिख के आना पड़ेगा। कुछ भी लोगे बिना लिखे थोड़ा ना आपको आयोग नंबर देगा। यानी उस ऑप्शनल में आपको महारत हासिल करनी है, बस ये दिमाग में बैठा लो। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मास्टर भी आप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, समान अध्ययन से वो विषय का जुड़ाव क्या है और रुचि क्या है। यदि इन 3 पैरामीटर्स को आप प्रायोरिटी दें, हो सकता है पृष्ठभूमि ना हो, लेकिन आप एक ऐसा ठीक है, एक ऐसा, चूंकि देखो समान अध्ययन में तो कंपलसरी है सब्जेक्ट। देखो समान अध्ययन के सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो वैकल्पिक विषय भी हैं, जैसे इतिहास समान अध्ययन में पढ़ना ही है आपको, समान अध्ययन में आपको पढ़ना ही है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप प्राचीन भारत नहीं पढ़ोगे, आप मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ोगे, ठीक है, कि आप आधुनिक भारत नहीं पढ़ोगे। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, इसी पे मैक्सिमम टाइम बच्चे लगा देते हैं। विश्व का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये समान अध्ययन से भी जुड़ाव रखता है और अपने आप में एक वैकल्पिक विषय भी है ये। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, भूगोल। भूगोल में आपको पढ़ना ही है, आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, भूगोल, आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है, आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना ही है। एक और है आपका PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, राज व्यवस्था, गवर्नेंस आपको पढ़ना ही है, संविधान आपको पढ़ना ही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको पढ़ना ही है, राजनीतिक सिद्धांत भी आपको पढ़ना ही है। समान अध्ययन में भी ये कंपलसरी है, ठीक है। और कौन सा है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था सब पढ़ना है आपको। ये सारा कुछ आपको पढ़ना ही है, ये विषय हैं। लेकिन इसके अलावा वैकल्पिक विषय और हैं, जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र। समाजशास्त्र भारतीय समाज का टॉपिक है, यहाँ पे भारतीय समाज का टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको सामाजिक न्याय पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है। बट आपको समान अध्ययन में जो नहीं पढ़ना है वो क्या हो सकता है आपका, सामाजिक सिद्धांत, जिसमें थिंकर्स वगैरह है, वो आपको जीएस में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे राज व्यवस्था में भी जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो दार्शनिकों का पक्ष है, वो शायद आपको नहीं पढ़ना है जीएस में, बट यहाँ पे ये भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, दर्शन शास्त्र। बहुत सारे लोग फिलॉसफी रखते हैं, दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र में भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं। दार्शनिक विचारकों को आपको पढ़ना है। साथ ही इसका एप्लीकेशन सेक्शन भी आपको पढ़ना है। इथिक्स से थोड़ा बहुत जुड़ जाता है ये टॉपिक। दर्शन शास्त्र आपका नीति शास्त्र से जुड़ जाता है कुछ हद तक, ठीक है। नीति शास्त्र, मनोविज्ञान इससे जुड़ जाता है। मैथ का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपको, जैसे आपने मैथ रखा तो CSAT में थोड़ा बहुत आपकी मदद होगी, बट जीएस के मुख्य परीक्षा में इसका कोई रोल नहीं है। केवल प्रीलिम्स में रोल है इसका, प्रीलिम्स में रोल है, मेंस में कोई रोल नहीं है मैथ का। फिजिक्स की बात करेंगे, मैं हर एक आयाम पे बात करूंगा ताकि आपको बेनिफिट्स दिखें। फिजिक्स में आपने काम किया तो फिजिक्स आपका थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में आपका योगदान देगा, 2-3 नंबर,
ठीक है। मेंस में हो सकता है साइंस टेक में 1-2 क्वेश्चन आ जाएं आपके, साइंस एंड टेक में, बाकी सब कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। हिंदी वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सामान्य हिंदी भी बहुत बच्चे रखते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी में सबसे पहले गद्य और पद्य, ये 2 अलग अलग विधाएं हैं जो हिंदी की, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका हिस्टोरिकल, जो भी आप कभी भी लिटरेचर लेंगे तो लिटरेचर का खुद की हिस्ट्री होती है कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो गद्य का कैसे डेवलपमेंट हुआ, पद्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू से लेके अंत तक, यहाँ पर भी आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, चाहे जो भी साहित्य आप लीजिए। और फिर उस साहित्य में गद्य को लेकर के विधाएं क्या हैं और पद्य को लेकर के विधाएं क्या हैं, उपन्यासकार कौन कौन से, तो उनके उपन्यास जो लेटेस्ट है तो वो सारे आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो इस तरीके से वैकल्पिक विषयों में आपको पहले एक बार, जैसे आपने कोई भी चुना, A to Z कोई भी चुनिए, तो देखिए कि उसका समान अध्ययन में कोई रोल है या नहीं है। यदि समान अध्ययन में रोल है, यानी कि आपकी थोड़ा सा मेहनत बचेगी, यहाँ पे आप उसको समान अध्ययन और उसको एक साथ दोनों को जोड़ करके पढ़ सकते हैं, आपको काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे जितने भी हैं? ये बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जितने भी लोग हैं, थोड़ा बहुत जो मैं समझा पा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो समान अध्ययन के साथ आपके वैकल्पिक विषय का जुड़ाव होगा तो थोड़ा सा आपका समय बच सकता है, क्योंकि जीएस में पढ़ना तो आपको इसको तब भी बहुत डीपली पड़ेगा, समझिए। वैकल्पिक विषय का मतलब अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं कुछ आपको मेथड बताऊंगा, यदि उस तरीके से काम करेंगे तो शायद आपको कम काम करना पड़ेगा, आप सिलेक्टिव काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप, ये होगा कि एक धुन में भाई किताबें हैं मुझे लेके, किताबें तो हमें पढ़नी है, ऐसा तो है नहीं किताब नहीं पढ़नी, किताब तो हमें सारी पढ़नी है। कोई किताब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किताब पढ़े काम कर ले जाएं। बिना किताब के काम हो सकता है क्या? सोर्स तो कोई ना कोई लेना पड़ेगा ना, और कई सोर्स भी लेने पड़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय चूंकि थोड़ा ब्रॉड है, इसका पाठ्यक्रम पूरा विस्तारित तौर पे लिखा हुआ, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक भी लिखा हुआ। हर वैकल्पिक विषय में आपको डिस्क्राइब किया गया होगा कि क्या क्या हम पूछेंगे, विस्तार से दिया गया है, पूरा खोल के रख दिया यूपीएससी ने, टॉपिक सब दिया है, यानी कि वो बहुत विस्तार से आपको उस चीज़ पे आपकी जानकारी। तो उसके लिए मल्टीपल सोर्स भी आपके पास होंगे, बट सोर्स को आंख मूंद के पढ़ना, ठीक है। अब इन्हीं में से एक ऑप्शनल आप कोई ना कोई चुनोगे। पहले तो रुचि को आप प्रायोरिटी दोगे। हो सकता है आपको मज़ा आता हो कि यार मुझे आनंद आता है दर्शन में, है ना, मुझे दर्शन में बड़ा मज़ा आता है, फिलॉसफी पढ़ने में, फिलॉसफर को पढ़ता हूँ तो बिल्कुल एक अलग ही रोमांच आता है, तो फिर आप दर्शन शास्त्र की तरफ मूव कर सकते हो। आप साहित्य पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है आपको, तो आप इतिहास लेके करोगे भी क्या? क्यों घटनाओं को आप पढ़ना चाहोगे? आपको प्रेमचंद पसंद है, आपको जो है रामधारी सिंह दिनकर पसंद है, आपको जो है महादेवी वर्मा पसंद है, तो यदि आप इस तरीके के, ये आपके अंदर होना चाहिए, गुण है कि भाई मुझे बुक्स से थोड़ा सा, हिंदी साहित्य, कल्चर से, लिटरेचर से, इन सब से बड़ा प्यार है। तो आपको पहले अपनी रुचि समझनी चाहिए कि मेरी रुचि क्या है। और कभी कभी तो ये आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रुचि है भी कि नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता खुद भी। मैं तो ये कि बस कोई दो मुझे किताबें दो, मुझे बता दो कि ये किताब है, ये पढ़ना है, बस बाकी वो नहीं, मैं बाकी असेसमेंट नहीं करना चाहता। तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, आपको ये पता करना पड़ेगा और एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप पहले अपनी पृष्ठभूमि देखिए, समान अध्ययन से जुड़ाव देखिए। यदि ये दोनों चीज़ों में क्लियर होता है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट जो आपकी पृष्ठभूमि में है और समान अध्ययन से जुड़ाव रखता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, आप तुरंत उसको ले सकते हैं। ये मतलब 100% आपकी प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए कि आपने यदि पृष्ठभूमि में किसी सब्जेक्ट, जैसे इतिहास के साथ आपने काम कर रखा है, इतिहास के साथ काम कर रखा है, तो क्या इतिहास समान अध्ययन से जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। तो क्या करना चाहिए? सोचना ही नहीं है, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, चुपचाप ले लो, कोई नुकसान नहीं है। भूगोल आपकी पृष्ठभूमि रही है, भूगोल समान अध्ययन से जुड़ता है क्या? बिल्कुल जुड़ता है, तुरंत आपको ले लेना चाहिए। मान लीजिए इतिहास आपकी, अब जैसे इतिहास आपने ले भी लिया, आपकी पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन समान अध्ययन से तो जुड़ाव है ना उसका, तो लेके भी कौन सा नुकसान है? वैसे भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ लेंगे। मतलब डोल ड्रामा आपका खत्म हो जाना चाहिए। लेने के बाद फिर आप फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी खेल रहे हो,
भूगोल मान लो, चलो मैं कहता हूँ आपको इतिहास आपने छोड़ दिया, भूगोल ले लिया मान लो, तो क्या इतिहास नहीं पढ़ोगे क्या? वो तो पढ़ना ही है, कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है ना। तो चाहे इतिहास ले लो, चाहे भूगोल ले लो, राज्य व्यवस्था आपने ले लिया, पृष्ठभूमि है चाहे नहीं है, पर राज्य व्यवस्था तो पढ़नी ही है। हर ऑप्शनल में 1 2 3 4 चीज़ें नहीं पढ़नी। जैसे अब आप यहाँ पे इतिहास में जब आप ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो एक तो मानचित्रण में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन चीज़ें कहाँ थी। मानचित्रण पे भी 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके। मानचित्रण के अलावा और आपकी पकड़ कहाँ होनी चाहिए? आपको जो इतिहासकार हैं बहुत सारे, उन इतिहासकार के द्वारा किसी भी विषय पर क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर इतिहासकारों का मत क्या था, पाषाण काल नवपाषाणकालीन क्रांति को लेकर के इतिहासकारों में क्या मतभेद था, क्या मत था, मौर्य काल को लेकर के इतिहासकारों ने क्या कहा। तो बहुत सारे इतिहासकार थे, उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, वामपंथी इतिहासकार थे, राष्ट्रीय इतिहासकार धारा, तो जितने भी इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों ने, ये भी आपको पता होना, मतलब थोड़ा सा आपको उस पर डीप आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शनल का मतलब ये होता है। तो आपको अलग थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समान अध्ययन से उस विषय का जुड़ाव है, यानी समान, यदि आप उसको पढ़ लें डीपली तो समान अध्ययन में भी आपकी मदद वो कर देगा वो विषय। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको दोहरी मेहनत से बचना होगा। तो पहले तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा वैकल्पिक विषय ऐसा हो जो हमारी दोहरी मेहनत को बचाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वैकल्पिक विषय यदि आपने चुन लिया है तो आपको किसी भी तरीके से तनाव से बचना है, चाहे आप जो चुन लीजिए। समाजशास्त्र भी बहुत बच्चे सोशलॉजी लेते हैं, दर्शन शास्त्र वाले भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, सामान्य हिंदी लिटरेचर भी लेते हैं। तो अब बाकी के जितने हैं, भाई आपने पंजाबी ले लिया, मान लो पंजाबी है क्या कहीं पूरे उसमें यूपीएससी में? बताओ है कहीं? आपने मैथिली ले लिया, कहीं है यूपीएससी में मैथिली? ये तो रुचि ही आपको दिलाएगी ना। हिंदी साहित्य यदि आप ले रहे हैं तो हिंदी का एक पेपर है आपका, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, और उस पेपर में आपका आएगा भी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, और कुछ आपकी वोकैबुलरी पूछ लेगा आपसे, 1-2 कंप्रीहेंशन पूछ लेगा। सी सेट में भी हिंदी कंप्रीहेंशन के तौर पे आएगी, पर वो हिंदी थोड़ा ना यहाँ पे पूछी जाएगी आपकी हिंदी साहित्य में। वहाँ तो लिटरेचर पूछा जाना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाना है, हिंदी साहित्य की विधाओं को पूछा जाना है। तो वो तो रुचि की बात है ना। फिर आपका इंटरेस्ट यदि उधर है तो फिर आप पंजाबी लो, आप गुजराती लो, आप मराठी लो, आप मैथिली लो, आप हिंदी लो। तो आपको पहला पैरामीटर, 2 ही पैरामीटर है, तीसरा कोई पैरामीटर किसी काम का नहीं रहेगा आपका कि आप देखें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयनित, भाई जिसने जिसमें काम किया है, जो लिख के आया वही उससे ऑप्शनल से चयनित हो जाएगा। ये थोड़ा ना है आप पंजाबी लेके क्या नहीं, मैथिली लेके नहीं हो रहे हैं क्या, गुजराती ले, वो तो है ही नहीं समान अध्ययन में। तो यदि रुचि अच्छी है तो पहला पैरामीटर आपको पृष्ठभूमि आपकी या समान अध्ययन से जुड़ाव, यदि इन दोनों में से कोई आपने चुन रखा है तो दिमाग से हटा देना है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पृष्ठभूमि और समान अध्ययन से जुड़ाव से लेकर के ऑप्शनल को चुन चुके हैं, ठीक है। या तो समान अध्ययन के जुड़ाव का आपने चुना है या आपकी पृष्ठभूमि का चुना है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। अब पृष्ठभूमि कहेंगे मेरी मैथ से रही है, मैंने ये ले लिया है, पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, तो इसका मतलब सही है, क्या दिक्कत है? एक पैरामीटर पे तो खड़े ही उतर रहे हो ना आप। पृष्ठभूमि यदि मैथ रही और आपने मैथ ही ले लिया तो भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, यानी कि आपने ऑलरेडी उसमें काम कर रखा होगा। अब देखो जब आप ले लोगे, अब एक चीज़ और आप लेते समय ध्यान रख सकते हो, मान लो 2 में 3 में आप परेशान हो, आपको लगा मुझे 2 अच्छे लगते हैं, मुझे भूगोल भी अच्छा लगता है, मुझे इतिहास भी अच्छा लगता है, मुझे हिंदी भी अच्छी लग रही है, मुझे इतिहास भी अच्छा लग रहा है। देखो इतिहास वगैरह तो पढ़ना ही है, मतलब ये चीज़ तो कंपलसरी है, जितने मैंने आपको लिख दिए ये तो कंपलसरी है, करने ही हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अब मान लो आपने हिंदी ले लिया, तो अब आपको करना क्या चाहिए? 2 में आपकी टेंशन है, इतिहास में भी और हिंदी में, भूगोल में या इतिहास में, कि मैं ये लूँ या ये लूँ। तो ऐसी समस्या का समाधान, ऐसी दुविधा का समाधान कैसे करते हैं? दोनों का सिलेबस उठाया जाता है, दोनों का सिलेबस उठाओ भाई, दोनों का सिलेबस उठाओ। क्या है सिलेबस? दोनों का सिलेबस उठाओ और दोनों के पिछले साल के प्रश्नों को उठाओ। यदि 2 में दुविधा है तो, 3 में दुविधा है तो तीनों के उठाओ सिलेबस, और तीनों के पिछले साल के प्रश्नों को उठाओ। जब तक ये नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, फिर सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी। आंख मूंद के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल तो चल नहीं रहा कि हेड टेल कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं, या तो इधर या तो उधर। तो इसलिए आपको पहले ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। बुक्स में बता दूंगा, बुक्स की टेंशन ना लो, बुक्स बता दूंगा मैं आपको,
ठीक है। बुक्स बताना आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लोगे 5000 बुकें आपको पता चल जाएंगी, बुक्स तो सब बता रहे हैं, पर पहले आपको देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि यदि आपने वैकल्पिक विषयों को रुचि के आधार पे लिया आपने, तो भी कोई बुराई नहीं है। चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई भी ये ले लो, समान अध्ययन से उसका जुड़ाव ही नहीं, बट उसमें होना ये चाहिए रुचि वाले में कि ऑलरेडी रुचि का मतलब है आप पहले से पढ़ते आए हैं, तभी आपकी रुचि है। रुचि हॉबी, रुचि मतलब एक तरीके से हॉबी में क्रिएट हो गया ना आपके वो सब्जेक्ट, कि आप पढ़ ही रहे हैं उस सब्जेक्ट को, काम ही करें, आपको इंग्लिश लिटरेचर पे भी मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको आनंद आ रहा है, तो फिर ठीक है, आप उसको ले लो। उस पर ऑलरेडी काम कर रखा है आपने, आप पढ़ोगे तो आपको आनंद ही आएगा, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते चले जाओगे। अच्छा, किसी बच्चे की को और मज़ा आ जाए यदि उसकी पृष्ठभूमि भी रही हो, समान अध्ययन से जुड़ाव भी रहा हो और उसका रुचि भी हो, तीनों मिल जाएँ एक साथ किसी सब्जेक्ट से। और जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, ठीक है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे काम किया और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आप लोगों को, मेरा ऑप्शनल क्या है, हिस्ट्री। क्यों? इतिहास से मुझे रुचि है, ये रुचि का सब्जेक्ट था, पृष्ठभूमि का सब्जेक्ट नहीं था। तो जब रुचि का सब्जेक्ट है तो फिर रुचि वाले सब्जेक्ट पे क्या होता है, और समान अध्ययन से जुड़ाव है उसका, दो पैरामीटर तो है ही है ना, रुचि प्लस समान अध्ययन से जुड़ाव हो गया, और मजे वाली बात है। तीनों का भी हो सकता है, तीनों चीजें एक साथ जुड़ सकती हैं आपकी, कि आप पृष्ठभूमि, समान अध्ययन से जुड़ाव प्लस रुचि तीनों क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको आता है और मजा आ जाएगा आपको। तो ये अब आपको एक बार, या तो आप ये सामंजस्य को बैठाइए, यदि आपने मैथ ले लिया है तो मैथ का समान अध्ययन से कोई जुड़ाव नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि हो सकती है और आपकी रुचि हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी पृष्ठभूमि का फिर आपको बेनिफिट उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज रहता है, नया नहीं सीखना, क्योंकि नए सीखने में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जब आप ऑप्शनल ले लें तो लेने के बाद सबसे पहला कार्य होना चाहिए आपका, दो काम आपको करना है। सबसे पहला, कोई बुक्स नहीं लेनी, जैसे अभी ये सब बुक्स पूछ रहे हैं ना मुझसे, सर बुक लेनी है, बुक लेनी है, बुक नहीं लेनी। क्या लेना है मैं अभी आपको बताता हूँ, सभी लोग ये काम करेंगे। पहला काम, आपके वैकल्पिक विषय का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, यूपीएससी या पीसीएस की साइट में आपको मिल जाएगा, हर नोटिफिकेशन मिलता है, हर नोटिफिकेशन में आपको मिलता है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, आपका सिलेबस होना चाहिए, इसको सबसे पहली चीज़ कलेक्ट करिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए और सिलेबस का बिंदुवार आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पूछेगा। बुक्स नहीं लेनी, सबसे पहले आंख बूंद करके बुक्स नहीं लेनी, पहली चीज़ तो ये। सिलेबस के बाद अब आपको ये करना है कि मार्केट में जाना है, बाज़ार में जाना है, और बाज़ार से जिस आपने वैकल्पिक विषय का चुनाव किया है, उस वैकल्पिक विषय के पिछले साल के 20 साल, 15 साल, 10 साल, जितना पुराना पेपर मिल जाए आज से लगभग, उस सारे उठा लाने, सॉल्व हो अनसॉल्व हो, चाहे जिस रूप में हो, पर पेपर होने चाहिए। पिछले 20 सालों के प्रश्नों का संकलन तो कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं 2021 में, तो आपके पास 2022 में आ गए हैं, तो आपके पास सन 2002 से पेपर तो होने चाहिए। इससे ज़्यादा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहिए हमें। दूसरी चीज़ ये है, अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनके पास सिलेबस प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोनों हैं, पिछले 20-25 साल का, ये बता दो। जितने लोग भी हैं, ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, किताब खरीद भी लोगे तो मिसगाइड होकर के पढ़ोगे। सभी लोगों के लिए है, ये काम आपको करना ही करना है। आप लोगों ने ले लिया सिलेबस प्लस पिछले साल के प्रश्न पत्र, फिर क्या फ़ायदा, आधी अधूरी बात हो गई। दोनों चाहिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों हैं। कौन सा है ऑप्शनल है? दोनों। हाँ, इंग्लिश में क्या करना है हमें? दो लैंग्वेज में थोड़ा ना मैंने बोला। ठीक लगता है? अच्छा ठीक है, ठीक लगता है तो रख लीजिए। दोनों होने चाहिए आपके पास, दोनों हैं, पक्की बात है। पेपर भी है, हाँ, क्योंकि मैं देखूंगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, देखूंगा भी, अभी तो होगा नहीं है, अभी नहीं है ना, हाँ, वो होना चाहिए और वो मैं देखूंगा।
क्योंकि उसमें अभी मैं एक काम बता रहा हूँ, वो काम ही करना है सबसे पहले। शुरुआत के 10 दिन का टास्क है, 10-15 दिन का टास्क है, जितने बच्चे वैकल्पिक विषय वाले हैं। मेरे पास है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो उपलब्धता सुनिश्चित करे अपनी, किसी का भी हो, वैकल्पिक विषय का होना चाहिए, किसी का भी हो। यदि आप पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं तो उसके पिछले साल के प्रश्न होने चाहिए, और यदि आप आईएएस दे रहे हैं जो, उसका होना चाहिए। दोनों का मिला के होना चाहिए। आईएएस का अलग हो, आईएएस का पिछले साल का निकालो और उसका निकालो। मार्केट में सब उपलब्ध है। कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके पास प्रीवियस ईयर पेपर दोनों नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप बुक्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, पढ़ लो, टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं है तो उपलब्धता आप सुनिश्चित कराओ। बताओ, वैकल्पिक विषय यदि आपने चुन लिया और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, आपके पास सिलेबस नहीं है, तो क्या करेंगे? जब तक आपको गेम के रूल ही नहीं पता हैं, जब तक आपको सही से पाठ्यक्रम ही नहीं पता कि सिलेबस कितना बड़ा है, कितना सिलेबस का कंटेंट है, सिलेबस में क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या सब टॉपिक हैं, इसके बाद उन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके का आ रहा है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं आपके पास, आप दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं क्या कि दूसरा कोई आपको वैकल्पिक विषय में बता देगा? कोई इस तरीके से बैठे हुए हैं क्या आप अपने दिमाग में लेकर के? फिर तो राम कहानी है आपकी। अभी जाइए एक मेंस का ले लीजिए, मेंस का ले आइए, अभी यही पब्लिकेशन चाहिए, कह दीजिए सर मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो कोई ले आइए, कोई भी, सर मंगवा रहे हैं मेंस का। मैं भी आपको दिखाता हूँ जो काम आपको करना है, यदि दोनों चीज़ें आपको हों। मेंस का लेना ही वो समान अध्ययन का ही होगा, लेकिन वो ऑप्शनल पे भी मैं आपको बता दूंगा कैसे काम करना है उससे। 2016 तक में भी बात नहीं बनेगी बेटा, मुझे कम से कम 20 साल का चाहिए। अब पहली चीज़ यही है, यहीं पे आप, यदि ये नहीं हुआ तो सब बेकार है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक है, बिल्कुल लेना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही तो आप काम कर रहे हैं, पबैड भी तो है, प्रशासन में जाके उसी से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संविधान भी पढ़ना है, उसमें बस लोग प्रशासनिक चिंतक होंगे, वो आपको अलग से पढ़ना है। हिस्ट्री में सर पीसीएस और आईएएस के जो सिलेबस है आप सेम नहीं है कि सर अलग अलग होगा सिलेबस? सेम है मत देखो, दोनों के अलग अलग सिलेबस उठा के फिर देखो, क्रॉस चेक करो, है सब सेम, है सब बिल्कुल ऑप्शनल सेम ही होगा। क्वेश्चन भी अलग अलग, बिल्कुल क्वेश्चन अलग अलग देखना पड़ेगा, यदि आप दे रहे हैं तो अलग अलग ही देखना चाहिए आपको क्वेश्चन। आईएएस अलग है, पीसीएस अलग है, दोनों आयोग ही अलग हैं, जब बनाने वाले क्वेश्चन पेपर सेटर अलग हैं, स्तर अलग होगा पेपर का, सब कुछ अलग होगा, तो अलग अलग देखेंगे। तो आपके पास पिछले साल के प्रश्न पत्र होने चाहिए, हर एक वैकल्पिक विषय का आता है, 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है। कई पब्लिकेशन है, विशाल पब्लिकेशन का आता है, यूथ पब्लिकेशन का आता है, दिशा पब्लिकेशन का आता है, जिसका मिल जाए वो ले लो, पर ले लो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि खाली हाथ हो, ये काम सबसे पहले करना चाहिए आपको, ठीक है। आप चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी ज्वाइन कर लीजिए, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक सब अधूरा है। मैं आपको एक ऐसा अस्त्र दे रहा हूँ जिस अस्त्र के साथ आपकी कहानी सफल हो जाएगी वैकल्पिक विषय की। कम पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजिक पढ़ना पड़ेगा, वही आएगा आपके पेपर में, क्योंकि वैकल्पिक विषय में भी विकल्प मिलते हैं आपको, वहाँ पे भी विकल्प होते हैं। भैया 8 क्वेश्चन है, 5 ही करने है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सेलेक्टिव वहाँ पे भी सिलेक्शन के लिए आपको मिलेगा। और एक ट्रेंड है, 20 साल के क्वेश्चन पेपर जिसने कर लिए प्रॉपर, उसको उन्हीं में से, यदि उतने साल के प्रश्नों का हमने आंसर राइटिंग कर लिया, ट्रेंड समझ लिया, तो उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आने हैं, ये भी बता रहा हूँ। उन्हीं टॉपिक से फंसेगा आपका, 80 से 90% फंस जाएगा आपका, आ जाएगा आपका। बस आपने काम किया हो, टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन बनाया दूसरी तरीके से होगा, लेकिन टॉपिक में कोई कमी नहीं रहेगी। उसी टॉपिक को दूसरी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, पर टॉपिक नहीं करेंगे। इसलिए 20 साल के प्रश्न सभी बच्चों से, सबके पास पहली 20 साल न्यूनतम मैं बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, लेना है। सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए आपका।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बस दो ये जैसे ही आपने किया उसके बाद अब हम काम करना चालू करेंगे। देखो आज मैं कुछ आपको बताता हूँ। मेंस बहुत इजली, जीएस के पेपर को थोड़ा सा हम जल्दी नहीं पकड़ सकते, लेकिन चाहें तो पकड़ सकते हैं, इसमें भी ये काम कर लें। बट ऑप्शनल को पकड़ा जा सकता है आसानी से, ठीक है, क्योंकि जीएस में क्या होता है, करंट बहुत इनबिल्ड हो जाता है। ऑप्शनल में आपको वही टॉपिक हैं, स्टैटिक सेक्शन ज़्यादा रहता है उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं रहता है, स्टैटिक सेक्शन ज़्यादा रहता है। तो अब क्या करना है, मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, मान लीजिए कोई भी एक वैकल्पिक विषय आपको लेना है, और लेने के बाद कोई भी साल एक उठाइए जिस साल में प्रश्न पूछे गए हों, ठीक है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न पत्र जो हैं सन 2000 से लेकर के अभी तक हैं, 2022 तक के हैं, मान लो इतने तक के आपके पास प्रश्न पत्र आ चुके हैं, आपने इकट्ठा कर लिया है कहीं ना कहीं से। उल्टा चलिए, 2022 से चलिए, आप 2022 से प्रारंभ करिए। आप ऐसा मत करिएगा कि आप पहले 2000 का पेपर उठाएं, क्योंकि 2000 का पेपर लेटेस्ट पेपर नहीं है, वो तो बहुत पुराना ट्रेंड था। सेटर भी तब तक के नहीं होंगे। अभी एग्जामिनर कौन है, सेटर कौन है, जो पेपर को सेट कर रहे हैं वो कौन है ना, अलग अलग हो सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 2022 का पेपर उठाया, मान लीजिए 2022 का पेपर उठाया, मान लीजिए आपका ऑप्शनल है इतिहास, ठीक है। मैं एक बार एक वो दे रहा हूँ, आपका कुछ भी हो, आप अपना अपना सोच लो। मैं इतिहास मान लेता हूँ कि इतिहास जो है, ठीक है। अब इतिहास से 2022 में मान लीजिए मैंने पेपर को खोला और देखना चालू किया, ठीक है। आपने पेपर उठाया, सब एक एक ईयर वाइज पेपर दिए होंगे, ठीक है, आपके पेपर में। तो आपने उठाया और यहाँ पे लिखा 2022 में पहला टॉपिक आपका निकल के आया। 4 खंड होते हैं, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। हर पेपर सेक्शन वाइज बटा होता है। जैसे इतिहास में भी पेपर 1 में प्राचीन मध्यकालीन आएगा, तो सेक्शन वाइज भी बना लीजिए, सेक्शन 1 या फिर जो टॉपिक वाइज जो भी है उसको भी बांट ही लीजिए। इस चीज़ को मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे भी नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको इतिहास में कैसे मैंने पूरा कैटेगरीफाइज कर रखा है, अलग अलग मैंने पिछले साल के प्रश्नों को हमेशा बनाता रहता हूँ कि ये अभी चल रहा है ट्रेंड, ये अभी चल रहा है। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है, इसमें एक आया है संगम साहित्य से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने टॉपिक लिख लिया संगम साहित्य, ठीक है, संगम साहित्य लिख लिया यहाँ पे टॉपिक। क्वेश्चन कुछ भी पूछा होगा, लेकिन टॉपिक मुझे पता हुआ संगम साहित्य कब आया, 2021 में मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस इस टॉपिक को करके आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दूंगा, दूसरे नंबर के टॉपिक को देखूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आरंभिक भारतीय नृत्य की विवेचना, तांडव नृत्य के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया नृत्य कला। अब नृत्य कला की एक कैटेगरी है तांडव नृत्य, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा, इस क्वेश्चन को पूछा गया 2021 में मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हैं तांडव, ब्रैकेट में डाल दीजिए बस, ताकि सब टॉपिक भी आपके पास रहे। ऐसे करके आप पूरे पेपर को खंगालेंगे, पूरे पेपर को। एक बार पहले 2022 के पेपर को, 2021 के पेपर को देखा, 2021 के बाद 2000, तो जब आप 2022 में देखें, 2020 में जाएंगे वापस, ठीक है। मान लो एक टॉपिक आपका निकल के आया, यहाँ पे तीसरे नंबर पे टॉपिक आया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक टॉपिक ये निकल के आया। तो आप पाएंगे कि ये टॉपिक आपका 2021 में पूछा है, ठीक है। इसके बाद आप पाएंगे वैदिक कल्चर। अब जब भी आप यहाँ पे ईयर लिखें, तो ईयर में क्या करना है आपको, सब टॉपिक भी साइड में डाल देना है ईयर के साथ, कि सब टॉपिक उसका क्या था। मान लो सिंधु घाटी सभ्यता में उसका पतन पूछ लिया, कि पतन क्या था उसका, पतन बताइए, ठीक है। मान लीजिए 2020 में फिर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया, कालानुक्रम पूछा गया, उसका कालानुक्रम बताइए, ठीक है। कालानुक्रम को लेकर बहुत ज़्यादा कि कब सभ्यता हुई, इसको लेकर बड़ा डिबेट है, तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछता रहता है। 2018 में पूछा गया, उसमें नगरीय योजना डाल दिया कि नगरीय योजना क्या है, नगरीय योजना, ठीक है। मान लीजिए एक टॉपिक निकल के आया आपका विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। आपने पाया कि विजयनगर साम्राज्य को से क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो आपने टॉपिक इसमें निकाल लिया कि कौन सा टॉपिक हो सकता है, इसमें नायक व्यवस्था, नायक व्यवस्था क्या है, नायक व्यवस्था
इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ऐसा जब आप करना चालू करोगे, ज़्यादा नहीं, पिछले 20 साल के प्रश्नों को, तो आप पाओगे कि लिमिटेड टॉपिक ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और हर टॉपिक के अंतर्गत लिमिटेड ही सब टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 20 साल के क्वेश्चन को कर लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है भाई, एक ही टॉपिक में। और जैसे विजयनगर साम्राज्य में दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग डिटेल से, पर पूछ क्या रहा है, न्यायकार व्यवस्था पूछ रहा है, वहाँ पे कल्याण मंडप से क्वेश्चन पूछ रहा है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो एक बार जब आप करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता में पाओगे पतन से ही 5 बार पूछ चुका है, कालानुक्रम से ही 5 बार पूछ चुका है, नगरीय योजना से 2-3 बार पूछ चुका है, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर से 1-2 बार पूछ चुका है। तो आपको सब टॉपिक भी पता चल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल बड़ा है। जब तक हम इसे डिकोड नहीं करेंगे, जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ना कैसे है, जो आयोग ने पूछे उसी के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। भाई आयोग में क्वेश्चन सेट करने वाले लोग क्या हैं, वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी टॉपिक के किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बस पागलों की तरह कुछ भी पढ़े चला जा रहे हैं और वो आ नहीं रहा। ऑप्शनल में इतना सेलेक्टिव होना, इतना स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत बड़ा है। तो पहला चीज़ जो मेरी डिमांड है आप लोगों से, एक वैकल्पिक विषय का चुनाव 3 आधारों पे करना है। या तो आपकी पृष्ठभूमि हो, या तो समान अध्ययन से जुड़ाव हो, या आपकी रुचि हो। इन तीनों में भी आपका हो सकता है, इन तीनों में से कोई 2 भी हो सकता है, कोई एक भी ले लेना है। लेने के बाद मुझे क्या चाहिए आपसे, सिलेबस चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिकोड करना है आपको कुछ इस तरीके से, जगह छोड़ते जाइएगा ताकि आपको आगे भी सन लिखते जाना होगा। हो सकता है संगम साहित्य फिर से आगे आपको रिपीट करे, 2017 में भी पूछा गया हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मल्टीपल रिपीटिशन मिलेंगे आपको एक उसके, देखिएगा ये मेरी बात आपको अभी शायद हो, जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यार ये बहुत बड़ा काम करा दिया इन्होंने। करके देखो एक बार, आप हर सब्जेक्ट में मिलेगा। आप थिंकर्स देखोगे, जहाँ पे भी दार्शनिक पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे चिंतक पूछे जा रहे हैं, वो चिंतक रिपीट हो रहे हैं, या नहीं भी रिपीट हो रहे हैं तो जो अब कौन सा चिंतक आयोग पूछ रहा है ये तो पता चल रहा है ना मुझे, कि मैं बस कुछ भी पढ़ रहा हूँ। किसी ने कहा भाई अरस्तु सुकरात प्लेटो पूछ लो, पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। पहले एक बार देखो तो ट्रेंड क्या चल रहा है, वर्क क्या, किस पे काम करना है हमें। किताबों में तो सब दिया हुआ है ना, किताब तो कोई ऐसा है नहीं कि उन्होंने सेलेक्टिव करके लिख दिया, उन्होंने तो होलिस्टिक अप्रोच पे चीज़ें पढ़ा दी हैं। उससे तो आप थोड़ा ना फिर भ्रमित ज़्यादा हो जाओगे। इतना टाइम नहीं है, इतना वर्क करना, इतना बड़ा सिलेबस होता है, कोई एक सब्जेक्ट इतना अथाह है कि उसे पढ़ते ही जाओ, फिर किताबों की कमी नहीं। तो पहला काम हमें ये, जैसे ही क्लियरिटी आपकी होगी तो आपका सिलेबस लिमिटेड हो जाएगा पूरा, आपको ये पता चल जाएगा डायरेक्शनली मुझे किस में काम करना है। अब जब ये हो जाए तो ये सारे टॉपिक को आप अपने सिलेबस में चेक करो कि जिससे क्योंकि आपने क्या किया, ये सारे टॉपिक यहाँ पे बना लिए, सब टॉपिक भी बना लिए। अब देखो क्या सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं सारे। ऐसा तो नहीं था कि पेपर 20 साल से आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ पूछ लिया है। सिलेबस से क्रॉस चेक कर लो कि ये क्या सिलेबस ही पूछा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ किया हो, तो क्रॉस चेक कर लो। ये होता है रियलिटी को जानना, एग्ज़ाम की, आयोग के स्तर को समझना। भाई आयोग का स्तर यहाँ पे है, आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आपको। तो बराबर जब यहाँ पे आयोग का स्तर है, तैयारी यहाँ करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी हमें यहीं पे करना पड़ेगा, इसी स्तर को पाना है। तो उस स्तर के लिए पहले स्तर को समझना, जब तक स्तर को नहीं समझोगे तो फिर हवा में तीर मारोगे और कुछ नहीं। समझ रहे? इसलिए पिछले साल के प्रश्नों को आपको बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से, टॉपिक सब टॉपिक को समझते हुए 2, 4, 10, 15 पेज, 2, 4, 10, 15 दिन जो भी लगे आपको ये कार्य करना है। फिर इसके बाद सिलेबस से इनको मैच करना है कि क्या सिलेबस। कर लो, देखना आप पॉलिटिकल साइंस में करके देख लो, आप पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन से पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पूछ रहा है, IR से कुछ टॉपिक पूछ रहा है, ठीक है। फिर कुछ पूछ रहा वो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ये कैसे पूछ लिया, आपको लगेगा अच्छा उस साल करंट में रहा होगा चर्चा में तब पूछ लिया। तो बहुत सारी एलिमिनेशन हो जाएंगे। आप समझिए, इन्हीं में से जब ये आप बना लोगे, आप खुद स्टार लगाओगे, खुद कहोगे कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं लिख के देता हूँ।
आप खुद आपको ये फील होने लग जाएगा कि अरे इतना थोड़ा ना पढ़ना है, ये तो बहुत शॉर्ट कर दिया सिलेबस मैंने, इतने कम में ही काम चल जाना है मेरा। तो आपका वैकल्पिक विषय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आज पहला काम ये करो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलते ना, अमेजॉन से जाके सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे, वहीं पे मिल जाएंगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा लो, कहीं नहीं मिलते तो ठीक है। आयोग की साइटों में जाके देख लो, कहीं ना कहीं तो आपको पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे और उसमें बैठ के आप इस तरीके से काम करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5-10 दिन कर लीजिए, फिर वैकल्पिक विषय आपके हाथ की चीज़ हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ, होने के बाद सिलेबस से मैच कर लिया आपने, आपको एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब मैं आयोग को जान चुका हूँ कि क्या पूछ रहा है और सिलेबस क्या है, दोनों चीज़ों की पता। अब उठाओ किताब, अब उठाओगे, कोई एक किताब उठाना है, उस किताब में मान लो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और पतन को पढ़ लिया। उसके पहले यही करना है जो पूछा गया है, जो आपको लग रहा है कि क्रीम चीज़ है, जो चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है, जिन चीज़ों पे वर्क ज़्यादा हुआ है, पूरी किताब में क्या करना है, टिक मार देना है। पूरी किताब में कैसा टिक मार देना है, जो जो टॉपिक पूछे गए इन पे टिक मार दो, पूरी किताब पे टिक मार दो। आप समझ रहे बात को? जब पूरी किताब पे आप टिक मार देंगे ना, बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका, आपको आनंद आ जाएगा। जीएस में थोड़ा सा संभावना कम रहती, क्योंकि जीएस में करंट का सेक्शन ज़्यादा रहता है। जीएस में भी किया जा सकता है कि 2013 से अब तक के प्रश्नों को उठा लीजिए। 2013 में सिलेबस अपडेट हुआ था, चेंज हुआ था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ? अब आप किताब उठाएंगे ना, तो आपको किताब की सच्चाई पता होगी कि ये किताब इस वैकल्पिक विषय के स्तर की है या नहीं, इसको मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी किताब उठाएंगे, टॉपिक भी पता है, सिलेबस से टॉपिक है या नहीं है, वो जाके किताब आप देखोगे, इसमें तो वो टॉपिक पूछा ही है ही नहीं जो मेरे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कोई भी किताब फिर उठा लेना सब्जेक्ट की, कोई भी, आप सविंदर सिंह उठाओगे, पता चल जाएगा भूगोल के टॉपिक है, ख़त्म बात, नीट पूरी। आप इतिहास में कोई भी एक किताब उठाओगे, टिक मार दिया, काम पूरे हो रहे हैं, ख़त्म बात, वो वहाँ से पढ़ लेना है। पॉलिटिकल साइंस में किताब उठाया, देख लिया, टॉपिक टिक मारे, काम कर लिया। तो फिर किताब पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, किताब आपके लिए सिलेक्टिव हो जाएगी, किताब को आप इजीली फील कर पाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसको यदि नहीं समझ पाएँ, या इसको समझने में भाई आपको अपना खुद का अनुभव लेना हो कि भाई 2-3 साल में पहले ऐसे किताबों से पढ़ लेता हूँ फिर ये काम करूँगा, तो उससे बेहतर होगा कि आप इस बात को अभी समझ के शुरुआत में काम कर लो, फिर आप अपने आप को रिलैक्स हो करके बस पढ़ते जाओ। सिर्फ पहले प्रायोरिटी देनी है ये टॉपिक, जो टॉपिक आयोग फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, पहले ये पढ़ लो, फिर बाकी टॉपिक। इस पर करना क्या है, जैसे मैंने नोट्स कैसे बनाए बताया था ना, शॉर्ट नोट्स, 5-5 पॉइंट, 10-10 पॉइंट, 15-15 पॉइंट इकट्ठे करने, पॉइंटों में, बुलेट पॉइंट में चीज़ों को बनाते हुए चले जाए। इससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे आप बनाते चले जाएंगे। तो आप में से जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने लोग मेरे साथ अभी लाइव हैं, सबको मैंने नोट्स कैसे बनाए ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यदि नोट्स कैसे बनाए, तो वैसे ही टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलना। संगम साहित्य उठाना एक टॉपिक और बना लेना कि भाई क्या पूछा है, उसका डालना कैटेगरी, और कैटेगरी डाल के पहले उसी को बना लेना। तो क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग भी होती जाएगी। बस ये करना शुरू कर दो, फिर आप देखना एक चेंज, एक बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी किताबें सब आपको पता भी हैं, सब आप जानते भी हो। इग्नू का मटेरियल भी आता है, बहुत मटेरियल है, ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट की कौन सी किताब है, सब जानते हो। भाई मुझी से आपको पूछना है तो मैं 2-4 अलग किताबें भी बता जाऊंगा। इतिहास में बता के थक गया किताबें, पॉलिटी में भी आपको पता है, ज्योग्राफी में भी आपको पता है, सब पता है आपको, सोशोलॉजी में भी पता है। आप इंटरनेट में जाओगे, आप बुक शॉप में कहीं पे जाइए, खोल के देखिए, आपको किताब पता चल जाएगी कि ये टॉपिक सब टॉपिक उसमें है कि नहीं है तो पढ़ लो, नहीं है तो छोड़ दो। NCERT में सारे टॉपिक सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको, कहीं भी मिल जाएंगे। बस यही तो है कि उस टॉपिक को इकट्ठा करना है,
लिखने के योग्य बनना है, किताबें यही हैं और क्या है किताबें। तो पहले लेकिन ये काम आपको करना जरूरी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। यदि आप आईएएस कर रहे हो तो आईएएस का अलग और पीसीएस का अलग, ताकि आपका सामंजस्य बन सके। पहले शुरुआत के 10-15 दिन यही करना है, और ये करने के बाद वैकल्पिक विषय जो भी हो आनंद के साथ, चाहे आप मैथ भी हो, मैथ में भी टॉपिक सब टॉपिक निकाले जाएंगे, कहाँ से पूछ रहा है, किस टाइप के पूछ रहा है, कहाँ पे थ्योरी लिखनी है, सब कुछ क्लियर है। तो ये मेथड को आप अपना लो, फिर देखो आनंद पढ़ने का, आसानी से आपको फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं लगेगा। और नोट्स बनाते जाओ, जैसे मैंने सिनॉप्सिस बताए, ताकि लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको एग्जाम के टाइम पहले, ठीक है। तो ये रहा मेरा आप लोगों के लिए मेरे तरफ से सुझाव वैकल्पिक विषय के लिए। पहले तो चुनाव कर लेना है। चुनाव में 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, 3 पैरामीटर्स ही आपका भला करेंगे। पहला है आपकी पृष्ठभूमि या समान अध्ययन से जुड़ाव या रुचि, इन तीनों में से तीनों हो सकते हैं या कोई 2 हो सकता है। रुचि है, समान अध्ययन से जुड़ाव नहीं हो सकता, लेकिन पृष्ठभूमि हो सकती है, ठीक है भाई। मान लो मैथ आप लोगे तो मूर्ख थोड़ा ना हो कि आप इतिहास के छात्र और मैथ लेके बैठ जाओगे, इतनी बड़ी मूर्खता थोड़ा ना करोगे, आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है उसके लिए फिर बैकग्राउंड, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। फिजिक्स आप थोड़ा ना ले लोगे कि आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है मैं फिजिक्स ले लूँगा, ना रुचि है, ना जुड़ाव है, ना समान अध्ययन से जुड़ाव है, तीनों ही नहीं है और लेके बैठ गए ऑप्शनल, तो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही उत्तराखंड वाली त्रासदी आएगी जीवन में, है ना। तो इसलिए आपको वैकल्पिक विषय के चुनाव में ये पैरामीटर्स यदि आप अपनाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस को एक बार थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, आयोग के स्तर को समझ जाएंगे, फिर कोई भी बुक से उन टॉपिक को, जो टॉपिक पहले आपने सेलेक्ट किए हैं उन टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके सिनॉप्सिस क्रिएट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप 20 साल के प्रश्नों का यदि टॉपिक सब टॉपिक बना लेंगे, सिनॉप्सिस क्रिएट कर लेंगे, आप पाएंगे कि अगले साल का जो पेपर आएगा उसमें से ही निकल जाएगा काफ़ी हद तक। और फिर इसके बाद डिटेल से पढ़ने बैठ जाना। शुरुआत के मान लो 5-6 महीने में आपको ये काम करना पड़ा कि पूरे सिलेबस का टॉपिक सब टॉपिक सिनॉप्सिस सब आपने बना लिया, जितने आपने ये सेलेक्ट किए। कितने होंगे यदि आप पाओगे ना, ज़्यादा मुश्किल से प्राचीन भारत यदि इतिहास को लूँ तो प्राचीन भारत में आपको 15 से 20 टॉपिक मिलेंगे, मध्यकालीन भारत में 15 से 20 टॉपिक मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, आधुनिक में भी 15 से 20 मिलेंगे, विश्व इतिहास में भी 15 से 20 मिलेंगे, टोटल 80-90 टॉपिक हैं। 6 महीने में पहले 80-90 टॉपिक निपटा दो, इसके बाद फिर डिटेल से पढ़ने बैठ जाना कि चलो आप डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, मैंने पहले मेन टॉपिक निपटा दिए, जब एग्ज़ाम के नज़दीक जाना फिर वही मेन टॉपिक ही रिवाइज कर लेना। ये सही तरीका है, ये तरीका थोड़ा ना है कि आप जो है बस मुंडी उठाए किताब बताओ, ना सिलेबस देखा, ना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखा, वहाँ गए एग्ज़ाम हॉल पे, वहाँ पे अचानक से भम हो गए, ये क्या हुआ, ये कैसे पूछ रहा है। इसलिए पहले समझो स्तर को, जब तक लेवल नहीं यूपीएससी का समझेंगे तब तक सब बेकार है। स्तरहीन तैयारी नहीं करनी है, स्तर युक्त तैयारी करनी है जिसमें एक लेवल हो हमारा पढ़ने का, ठीक है। आयोग के स्तर को यदि हमने इग्नोर किया तो फिर आयोग क्यों आपको भाई चयनित करेगा। इसलिए शुरुआत से ही हमारी तैयारी में आयोग का स्तर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब पूछें बेटा, बुक्स वर्ल्ड हिस्ट्री की ले लो भाई, जैन और माथुर की बुक आती है वो ले लो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक जैन और माथुर की आती है। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, बुक्स को लेकर के इतनी सारी, कम से कम मैंने तो अब हर एक लगभग आयोग के लिए बना दिया वीडियो। एनसीईआरटी का अलग पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी बताई है। अब देखो अभी भी बुक, अभी दिल में बस ये कौलाहट होगी, किताब बताओ, कहाँ आप ज्ञान दे रहे हैं, किताब क्यों नहीं बता रहे हैं, किताब दो, मैं बस किताब पढ़ने बैठ जाऊंगा, बात समझनी नहीं है। अरे मैंने समझाया क्या कि एक बार विश्व इतिहास से आपको पता चल जाए कि क्या टॉपिक सब टॉपिक आएंगे, कुछ भी उठाओ, बस वो टॉपिक उसमें होना चाहिए। आप क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा लो, यदि उसमें दिया गया अमेरिका की क्रांति तो क्या दिक्कत है, वहीं से पढ़ लो, उस टॉपिक को वहीं से बना लो। कोई अलग थोड़ा ना मिल जाएगा दूसरी किताबों में कि अमेरिका की क्रांति बता देंगे रूस में घटी थी, कोई बता देगा क्या। ये कहेंगे 1776 में नहीं हुई थी, फिर या ये बता देंगे कि उस समय, ठीक है, जो घटनाक्रम है सब सेम ही होगा, कहीं पर भी वही टॉपिक ही तो तैयार करना है, चाहे जहाँ से कर लो। फिर इसमें कौन सा बहुत बड़ा इशू है, यदि एक बार पता चल गया क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर इतना है नहीं।
अब आपको क्या लगता है, कोई किताब बता दे, कोई कोचिंग बता दे, बस उसी को मैं लूँ, बस आँख मूंदूँ, आँख मूंद करके काम हो जाए, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं चयनित हो जाऊँ। इसके अलावा बता दो कुछ और दूसरा हो दिमाग में। बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी लैंग्वेज आप जहाँ भी लीजिए, अलग अलग देखिए दोनों का। बीपीएससी का पेपर भी क्या मैंने समझाया स्नेहा जी, चाहे जेपीएससी का हिंदी लैंग्वेज है तो जेपीएससी को अलग रखो, जेपीएससी एक अलग आयोग है, उसका अलग पेपर, अलग सिलेबस, फिर देख लो कितना मैच कर रहा है। दोनों का अलग अलग यही काम करना पड़ेगा हर एक आयोग में, चाहे आप 10 आयोग दो, 10 में अलग अलग काम करना है, मिक्स करके नहीं समझना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। यदि मिक्स मिल जाए तो खुशी की बात है। अब आपको क्या लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यूपी पीसीएस कुछ और पूछेगा क्या? टॉपिक वही निकलने हैं सब में, हिंदी साहित्य का टॉपिक कोई अलग अलग थोड़ा निकल जाएंगे, बस इतनी सी बात है। वही काम बार बार मुझसे एक ही बात नहीं कहलवानी है, बस कि मैं वही बात रिपीट करता रहूँ, आपको समझी ना आए तो मैं इतना भी मतलब आप लोगों को ये नहीं समझ रहा, आपको बस समझा दिया मैंने कि क्या मेथड यूज करना है, इस मेथड का प्रयोग करो कहीं भी, बस खत्म। कोई भी आप कुछ भी, जो आपको मैंने अभी ये पृष्ठभूमि, लैंग्वेज, ये सब क्या बताया ऑप्शनल चुनने में, इनमें से जो आपको समझ में आ जाए, आपके पेपर से जुड़ा हो, पृष्ठभूमि, रुचि हो, इनमें से कोई भी हो, उसको ले लो, काम करना चालू करो बस। बाकी ये नहीं कि अभी उसी पे केबीसी खेल रहे हैं, अभी भी कौन बनेगा करोड़पति से काम नहीं चलेगा कि अभी भी ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन पकड़ो, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाता तो फिर एक बार इस सेशन को देख लेना है, शायद दोबारा आ जाए। और ये भी हो सकता है कि मैं असमर्थ हो चुका हूँ आपको समझाने में, बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई इसरो का साइंटिस्ट आएगा फिर वो बताएगा कि क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी ये होती है, तो उस हिसाब से फिर आप समझोगे तो वो अलग बात है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके पॉजिटिविटी आने लगेगी। मैं चाहता हूँ पहले आयोग के स्तर को हर जगह समझिए, प्रारंभिक परीक्षा भी देखनी है, आयोग के पहले क्वेश्चन देखिए, फिर दीजिए प्रारंभिक परीक्षा। ये नहीं कि बस हवा हवाई गए, पढ़ लिया, किताब बता दो कोई, एक टीएमएच का मैनुअल पा गए, खुश हो गए, देखो तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बस केवल किताब बताओ, किताब बता दो, बैच बता दीजिए, ऑनलाइन कोचिंग्स बता दीजिए, है ना। तो किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बहुत डिपेंडेंसी आपको नुकसान कर देगी, बस ये दिमाग में बैठाइए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा वैकल्पिक विषय से जुड़े हुए प्रश्न का उत्तर।